हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज दिस थिंग बात लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना देर करे, बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। प्रीवियस बार में हमने देखा था कि जो लान वांग था, लान वांग जी अभी बैटल ग्राउंड में था, वो भी बैटल सूट में। उसके हाथ में अपना बीचेन था और साथ ही साथ उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। जो वो डेंजरस लुक अपने सामने वाले पर्सन को देख रहा था, सामने वाले पर्सन को दे रहा था, वो पर्सन ठीक वैसे ही उसकी तरफ देख रहा था। वो भी गुस्से में था, लेकिन शायद इस बार उससे कई ज़्यादा गुस्से में लान वांग जी था। और शायद ये बात वो सामने वाला पर्सन भी समझ गया था। एंड ऑफ कोर्स सामने वाला पर्सन और कोई नहीं था, खुद लैनान था। जहाँ पे लान वांगचू के कानों में बस यही कहा था, याद है लैनहान, जब मैं मरा था उससे पहले मैंने क्या वादा किया था कि मैं तुम्हें तरपा तरपा के मारूंगा। ये सुनने के बाद ही ना जो लैनान था वो घबरा गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लान वांगची की वॉइस ही इतना डीप था, इतना क्रूर था कि लान वांगजी की ये डीप वॉइस से ही लैनान थोड़ी देर के लिए काँप ज़रूर गया था। लेकिन वो अपने आप को संभाल लिया। उसके बाद वो लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता, ओह तो तुम्हें भी तो सब कुछ याद आ गया है ना। ये कहकर वो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी के एक्सप्रेशन जो एकदम ही नॉर्मल हो चुके थे पहले की तरह, बट हाँ उसके लुक में कुछ तो डेंजरस था जो लैनान अभी समझ नहीं पाया था। वो अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, तो लान वांग जी फिर से हम लोग आमने सामने हैं और फिर से ये वही मंजर है जो तुमने पहले देखा था। कैसा लग रहा है वो मंजर पहले देखकर? याद है ना कि मैंने तुम्हें किस तरह से मारा था? ठीक तुम्हारे चेस्ट के अंदर वो तलवार घुसा कर मैंने तुम्हारी जान ले लिया था। आज भी ठीक वैसा ही होगा, ठीक वैसा। मेरे तलवार से ही आज तुम्हारा खून बहेगा और आज तुम्हारी मौत भी होगी लान वांगजी। ये कहकर वो स्मिक करता है। लान वांगजी ये बातें सुनता है। उसके बाद वांगजी जो अपने तलवार को अपने माइंड से अलग करते हुए ठीक लैनान की तरफ देखकर एकदम स्मिक करते हुए कहता है, आजमा के देख लो। ये कहकर वो अपने तलवार को बाहर जो निकाला था वो तुरंत ही बिना कोई शब्द कहे डायरेक्ट लैनान के ऊपर वार कर दिया था। एंड ये वार करते ही जो लैनान था, लैनान जो ऑलरेडी तैयार था, वो भी अपने तलवार से उस वार को रोक दिया था जो वार लैनान को लान वांगजी ने किया था। एंड वो उसे रोकते हुए लान वांगजी की तरफ देखकर स्मिक करता है और वो कहता है, इतना आत्मविश्वास। देखते हैं लान वांगजी कितनी देर तक तुम्हारा ये आत्मविश्वास रहता है और कितनी देर तक तुम मेरे सामने टिक पाते हो। तुम मेरे लिए सिर्फ चींटी के बराबर हो लान वांगजी। देखते जाओ कैसे तुम्हें मैं एकदम मौत के घाट उड़ाता हूँ। ये कहकर वो अपने मुंह से सिर्फ यही कहता है, हमला। एंड वो डायरेक्ट लान वांगजी के वार को रोककर ही वो डबल 3-4 वार एक साथ करता है। जहाँ पे लान वांगजी जो लैनान की बातों को सुना लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो अपने एक्शन से सारी चीज़ें समझाना चाहता था एंड उसने वही किया। लान वांगजी लैनान की वो सारी अटैक्स को एक ही बार में ब्लॉक कर दिया और वो उसके अटैक को ब्लॉक करते ही डायरेक्ट लैनान के ऊपर एक फोर्सफुल सिर्फ एक हमला करता है एंड एक ही बार में लैनान को वो बहुत दूर धकेल देता है, जिस वजह से लैनान भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो बहुत पीछे चला गया था लेकिन वो नीचे नहीं गिरा था, वो अपने आप को बैलेंस कर लिया था। वो भी लान वांगजी से दूर चला गया था उसके फोर्सफुल वार से। एंड ये देखकर लैनान लान वांगजी की तरफ गुस्से में देखने लगा था, जहाँ पे लान वांगजी उसकी तरफ देखता है, मतलब लैनान की तरफ देखता है और वो कहता है, इतनी आसानी से नहीं लैनान, तुम्हारे साथ तो बहुत पुराना हिसाब चुकता करना बाकी है मेरा। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। उसके बाद वो अपने तलवार से उठे हुए डायरेक्ट एकदम लैनान के पास आ गया था। लैनान जो अपने तलवार के साथ रेडी था वो लान वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसके ऊपर अपने तलवार से वार करता है। लान वांगजी उसके तलवार के वार को डॉच करता है और वो डायरेक्ट उसके ऊपर हमला करता है और उसका वो तलवार का वार लान आन की एकदम शोल्डर पे जाके लगता है एंड लैनान के शोल्डर से खून निकलता है। पहले ही वार में लान वांगजी ने उसे पीछे ढकेल दिया, सेकेंड वार में उसने उसके शोल्डर से ही खून निकाल दिया। ये देखकर लैनान गुस्से में उसकी तरफ देखता है और वो अपने मन ही मन कहता है, ये हो क्या रहा है, ये इतना पावरफुल कैसे बन गया। मैं उस टाइम तो उसे मैं इतनी आसानी से मार पाया था, लेकिन ये वो अपने मन में कहता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए अपनी तलवार को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मैं इस बार उसे मार कर ही रहूँगा। ये कहकर वो लान वांगजी के ऊपर लगातार हमला करता है और लान वांगजी जो उसे ब्लॉक करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगा था। अब उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़े तरीके से लड़ाई चल रहा था, जहाँ पे लान वांगजी और लैनान की लड़ाई चल रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे वो सारे सेक्ट लीडर्स और साथ ही साथ लान वांगजी के जो सेना थे वो सारे लोग मिलकर लैनान की जो भी आर्मी थी उनको अब मतलब हमला करने लगे थे। वो लोग भी लड़ रहे थे। अब वो बैटल ग्राउंड अब लड़ाई का मैदान बन चुका था। सब लोग अब सैनिकों के साथ लड़ने लगे थे। सारे सेक्ट लीडर्स जो उस वार में मौजूद था, यहाँ पे नी विंजे, फिर वेन रूहान, जिन गोंगशान, शू क्लैन के सूशे और मू क्लैन के सेक्ट लीडर, यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स मौजूद थे जो उस वार में शामिल हुए थे। वो भी लान वांगजी के साथ वो भी लड़ाई कर रहे थे। उन सारे सैनिक जो सैनिक लैनान लेके आया था, जो आर्मी लैनान लेके आया था, उनके साथ लड़ने लगे थे। यहाँ पे लैनान बहुत सारे आर्मी को लेकर आया था, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेना थे जो लैनान की तरफ से था और लान वांगजी की तरफ से ऑलरेडी बहुत सारे सेना थे, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा थे यहाँ पे। और साथ ही साथ लैनान की बात करें वहाँ पे भी 1000 से ज़्यादा ही सैनिक थे जो उसने खुद का आर्मी तैयार किया था, वही आर्मी वो आज लेकर आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग लड़ने लगे थे। यहाँ पे लान वांगजी जो लैनान के साथ लड़ रहा था वो लगातार लैनान के ऊपर बहुत
बहुत सारे वार करता है और लेनान वो वार को डॉज करने लगा था। वो डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे डॉज कम चोटें ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि लेनान को लान वांगजी मौका ही नहीं दे रहा था उसे डॉज करने के लिए। वो लगातार उसके ऊपर ऐसे वार कर रहा था कि लान वांगजी की वार को लेनान डॉज ही नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसे बहुत सारे खरोचे मिल रहे थे लान वांगजी की वो शार्प तलवार बीचेन, जिससे उसकी बॉडी पे जगह जगह पे कट लग रहे थे। और लेनान वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि लान वांगजी इतना स्पीडली उसके ऊपर वार कर रहा था कि लेनान अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। वो लान वांगजी की तरफ बस हैरानी से देख रहा था, क्योंकि आज लान वांगजी देखने में कुछ अलग ही लग रहा था। उसकी लड़ाई का तरीका लग रहा था, क्योंकि वो जानता है लान वांगजी की लड़ाई की टेक्निक को, लेकिन यहाँ पे लान वांगजी लड़ रहा था कुछ अलग ही ढंग में, जो चीज़ लेनान समझ नहीं पा रहा था। वो लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी का चेहरा जो दिखने में शांत बट बहुत ज़्यादा शार्प, और उसकी नज़रें ऐसी थी कि वो आज लेनान को छोड़ने नहीं वाला था, क्योंकि वो छोड़ेगा कैसे। वो पास लाइफ की स्टोरी उसे अभी भी याद है, उसकी हर चीज़ लान वांगजी को याद है। वो चुन चुन के वो सारे बदले ले रहा था। वो ऐसे ऐसे लेनान के शरीर पे मार्क बनाता जा रहा था, जो चीज़ वो उस टाइम नहीं कर पाया था, या फिर कह लो कि वो करना तो चाहता था, लेकिन उसे अपने प्यार को जो बचाना था, इसीलिए वो अपने आप को सर्व कर दिया था, या फिर अपने आप को गिव अप कर दिया था सिर्फ विंग की वजह से। और आज उसके पास पूरा मौका था लेनान को तरपा तरपा के मारने का, तो वो ये हाथ से कैसे जाने दे। लान वांगजी ठीक वैसे ही लड़ रहा था, और वो इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था कि लेनान भी घबरा रहा था थोड़ा सा, जो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन भी लान वांगजी समझ गया था। वो लड़ते हुए उसके बॉडी पे लगातार वार करते हुए वो कहता है, क्या हुआ, डर रहे हो मुझसे? हाँ, घबरा रहे हो मुझसे? घबराओ, मैं यही चाहता हूँ लेनान। याद है तुम्हें कि तुमने कितनी क्रूरता के साथ मेरे फादर को मारा था, मेरे प्यार को धोखा दिया था, मेरे राज्य को तुमने मौत के घाट में उतार दिया था, मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया था। याद है तुम्हें? हाँ, तुमने मुझसे वो सारी चीज़ें छीना जो सिर्फ मेरे थे। तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मुझसे मेरे फादर को छीना था, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें मौका दिया था लेनान, बहुत बार मौका दिया था, पर अब तुमने अपना हाथ पार कर दिया है। तुमने वो हाथ पार कर दिया है जो तुम्हें करना नहीं चाहिए था लेनान। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे खुद मारा था? हाँ, तुम्हारी जैसे बेवकूफ़ इंसान मैंने सच में आज तक नहीं देखा है। तुमने कभी मुझे मारा ही नहीं था। तुम सिर्फ मोहरे थे, सिर्फ और सिर्फ मोहरे मुझे मारने का। मैंने खुद अपने आप को सौंप दिया था तुम्हारे सामने। अगर मैं उस टाइम को चाहता तो तलवार उठा सकता था, और अगर मैं उस टाइम को चाहता तो मैं तुम्हें मार सकता था। इतनी हिम्मत मेरे अंदर थी कि मैं तुम्हें मारता, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैंने उस टाइम को अपना तलवार नहीं उठाया था, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार की वजह से। विंग, सिर्फ और सिर्फ विंग की वजह से मैंने अपने तलवार को नहीं उठाया था। अगर मैं चाहता तो तुम्हें तब ही मार सकता था। तुम्हें क्या लगता है लान आन कि तुम मुझे मार के अपने हाथ में मेरे खून को लेकर ये समझ लोगे कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो? देखो अपनी हालत और सोचो कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तुम मेरे भाई थे, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, सारी आज़ादी दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कारनामे मुझे नहीं पता थे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे राज्य से बाहर जाते हुए क्या करते थे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम बाहर निकल कर ठीक किस जगह पे जाते हो अपनी हवस मिटाने के लिए? ये सुनकर लान वांगजी की तरफ लेनान देखता है। पहली बार उसने अपने भाई के मुंह से ये ऐसे वर्ड सुने थे, जहाँ पे लान वांगजी कहता है, मुझे शुरुआत से पता था कि तुम किस तरह के आदमी हो, तुम ओमेगास के साथ किस तरह से रहते हो। तुम ब्रोथल जाते थे और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते थे, एंड वहाँ से बाहर निकल कर तुम मेरे क्लैन में वो भी चोरी छुपे आते थे। वहाँ से जिस रास्ते को सिर्फ तुम्हारे पिता को पता है, ये उनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है लेनान। मुझे शुरुआत से ही तुम्हारे ऊपर नज़र था, तो इस बारे में भी बहुत अच्छे से मुझे पता है। लेकिन अफसोस कि ये चीज़ मैंने अपने पास लाइफ में ध्यान नहीं दिया था। अगर मैं तुम पे पास लाइफ में थोड़ा अच्छे से ध्यान देता तो शायद उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसा नहीं होता, और ना ही तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी रहते, और ना ही तुम अब हो। मैं तब से ही तुम्हारे ऊपर डाउट करने लगा था, जब से मैंने शुरुआत में विंग को अपने करीब देखा था, तब से ही। हाँ, ये प्रेजेंट लाइफ की स्टोरी थी। यहाँ पे ये उस टाइम के बाद लान वांगजी कह रहा था, जिस टाइम वांगजी ने विंग को अपने पास बुलाया था, वो भी ये पूछने के लिए कि वो जंगल में क्या कर रहा था। एंड उस टाइम लैन आन और विंग टकराए थे, एंड किस तरह से विंग को लैन आन ने अपनी बाहों में पकड़ा था। उसी दिन से लान वांगजी डाउट करने लगा था लैन आन के ऊपर, जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी कहता है, मुझे उसी पल से ही तुम पर बहुत ज़्यादा डाउट था, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए अपने गुप्तचर को रख दिया था, और तुम्हारी हर एक चीज़ का पल पल खबर मुझे मिलता रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम और तुम्हारे पिता मिलकर मुझे वहाँ से बाहर भेजना चाहते थे, ताकि तुम अपना काम एग्जीक्यूट कर सको, यानी कि विंग को शादी करके उसे अपना ओमेगा बनाकर उसे टॉर्चर कर पाओ, ठीक वैसे ही जैसे तुम ब्रोथल के ओमेगास के साथ करते थे। ये कहकर वो एकदम उसके नेक पर वो तलवार को रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ, सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा और मैं सब कुछ इतनी आसानी से होने दूंगा? ये कहकर वो उसके नेक पर एक कट लगाते हुए कहता है, तुम्हारी वो हर चीज़ों पे मेरे ध्यान था, और तुम्हारे वो पिता। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, एंड वो उसके चारों तरफ देखता है। वो चारों तरफ देखकर उसके बाद वो
लैन की तरफ देखता है। उसने कुछ कहा नहीं, बट हाँ, वो लैन की तरफ शार्पली देखते हुए कहता है, तुम्हारे पिता जो उस टाइम को मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए आए थे, वो भी अपने जहरीली खंजर से मेरे ऊपर वार किया था। उन्हें क्या लगता था कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाया था? ये कहकर वो लैन की तरफ देखता है, और लैन ये सुनकर वो वांगजी की तरफ देख रहा था। हाँ, वो लड़ रहा था, लेकिन वो वांगजी की तरफ देख रहा था शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ। ये तब की बात थी जब विंग उस पहाड़ के ऊपर था, और विंग के सामने वो मतलब शक्ति का स्रोत था, यानी कि यन आयरन, और विंग का तब पूरी तरीके से शक्ति एक्टिवेट हो गया था हीलिंग पैट्रिया का। और दूसरी तरफ वांगजी के ऊपर जो हमला हुआ था, मतलब उनके क्लैन में जो हमला हुआ था, वो खुद लैन चिरेन ने करवाया था, और खुद लैन चिरेन ही सामने वांगजी के सामने थे, और उसके ऊपर वो जहरीली खंजर से हमला किया था। और ये चीज़ वांगजी तभी समझ गया था, क्योंकि उसकी लड़ने की जो स्किल थी, मतलब लैन चिरेन की लड़ने की स्किल, ऑफकोर्स पूरी लैन मतलब क्लैन की लड़ाई की टेक्निक थी, और ये देख कर ही वो समझ गया था कि ये लैन क्लैन से ही है। और साथ ही साथ वो कन्फर्म तब हुआ था जब उसने लैन चिरेन के एकदम कलाई के सामने वो बर्थ मार्क देखा था, जो बर्थ मार्क लैन चिरेन का ही था, और वो तभी समझ गया था कि ये लैन चिरेन है। और इस वजह से वो कुछ नहीं कहा था, वो पूरा जो चीज़ें थी वो समझ गया था कि उस वक्त जो पर्सन उसे हमला किया था, मतलब उस जंगल में जहाँ पे विंग और वांगजी की फर्स्ट मीटिंग हुआ था, वो वाला हमला भी लैन चिरेन नहीं करवाया था, यानी कि लैन चिरेन और लैन आन मिलकर ही, क्योंकि ये वही जहर था जो जहर लैन वांगजी के ऊपर पहले भी हुआ था। और इस वजह से वो कंफर्म हो गया कि ये लैन चिरेन और लैन आन का ही काम है, और तब से ही वो पूरी जो चीज़ें थी वो समझ गया था। इसको लेकर वो पहले ही एक्शन लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही विंग के साथ वो सारी चीज़ें हो गया था, और इस वजह से ही वो तब कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन अब वो अपने पास्ट लाइफ की वो सारी मेमोरीज याद करने के बाद अब वो दोनों को ही छोड़ने नहीं वाला था, क्योंकि उसके अंदर वो सारे खून, वो सारे जख्म की गुस्सा उसके अंदर था, जो वो आज पूरी तरीके से चुन चुन कर हिसाब लेने वाला था। एंड वही वो कर रहा था लैन, जिसकी पूरी बॉडी पे लैन वांगजी की वो तलवार की बहुत सारे कट के निशान बन चुके थे, जिससे पूरी तरीके से लैन आन खून से नहा चुका था। और साथ ही साथ वो अब हाँफने लगा था, क्योंकि वो अभी भी लड़ रहा था लैन वांगजी से। लैन वांगजी जो उसे एक ही बार में मान नहीं रहा था, वो बस उसे बता रहा था कि उसने क्या क्या किया, और वो ये बता रहा था कि उसे शुरुआत से ही ये सब कुछ पता था। हाँ, ये प्रेजेंट लाइफ की स्टोरी थी जहाँ पे उसे सब कुछ पता चला था। और जब उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ की वो चीज़ें, मतलब जो लैन आन ने और उसके अंकल ने किया था, इस वजह से ही वो विंग के लिए थोड़ा परेशान था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भले ही अपने पास्ट लाइफ की स्टोरी याद नहीं था, लेकिन उसे अपने दिल में कहीं ना कहीं विंग के लिए फिक्र था, क्योंकि वो विंग को प्यार करता है। कहते हैं ना कि प्यार का एहसास और प्यार जो दिल में हमेशा रह जाता है। अब भले ही अपनी मेमोरीज में उस प्यार को याद ना कर पाओ, पर दिल कभी भी धोखा नहीं देता, और दिल कभी भी झूठ नहीं कहता। और लैन वांगजी वो समझता था, इसीलिए उसने उस टाइम को विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आदमी को रखा था। लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ कुछ हो पाता, वो चीज़ वांगजी जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए वो डाउट में था कि विंग ठीक तो होगा ना, क्योंकि उससे तो अपना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना पड़ता, मतलब दफन रैली जाना पड़ता, और दफन रैली की जो सारी बातें थी वो तो हमें पता था। तो अब प्रेजेंट में जो वांगजी था, वांगजी जो अब लैन आन की हालत इतनी ख़राब कर दिया था कि लैन आन अब शायद अपने तलवार को भी ज़्यादा देर तक पकड़ के रखने वाला नहीं था, या फिर रख नहीं सकता था। वो लैन वांगजी की तरफ देखता है। लैन वांगजी जो उसे देख रहा था, उसे वो तरपा तरपा के मारना चाहता था, और इसीलिए वो बहुत ही स्लोली उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा था। और वो टॉर्चर सारे सेक्ट लीडर्स देख पा रहे थे। सारे सेक्ट लीडर्स लैन वांगजी की ये अवतार देखकर तो कोई कुछ कहने की हालत में नहीं था, और ना ही वो लोग कुछ कहने वाले थे, क्योंकि लैन वांगजी दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर वो सारी गुस्सा थे, वो सारी अपनों को खोने का दर्द जो उसने महसूस किया था, अपने पिता को, अपने प्यार को, अपने परिवार को, अपने सेक्ट को और अपने राज्य को, वो सारी खोने की तरफ जो था। और उसकी वजह से उसके अंदर वो गुस्सा था, जो गुस्सा आज सारे लोग एहसास कर सकते थे, जो उसके फेरोमोन से भी पता चल रहा था। उसके फेरोमोन्स जो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थे कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। ऊपर से लैन आन की हालत इतनी हो गई थी कि शायद अब जिंदा रहने का उसे अफसोस है, जो चीज़ लैन वांगजी भी समझ रहा था। वो समझते ही उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, मौत का भीख मांगना चाहते हो? मरना चाहते हो? पर ऐसे नहीं, ऐसे मरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें याद है तुमने ठीक किस तरह से मेरे चेस्ट के अंदर वो तलवार घुसाया था, जो तलवार मैंने अपने ऊपर लिया था सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार की वजह से? हाँ, याद है? तुम मेरे भाई थे, तुम जो चाहते मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें दे सकता था, बस मुझसे मांगते। मैंने कभी भी तुम्हें कुछ चीज़ के लिए मना नहीं किया था, पर तुमने धोखा देकर तुमने सबसे बड़ी गलती किया, अपने राज्य के साथ, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ, और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे पिता को धोखा दिया है। तुम और तुम्हारे पिता ने मिलकर मेरे फादर को मार दिया था। क्या लगता है तुम्हें, हाँ, कि तुम्हें मैं इतनी आसानी से मौत दूंगा? कभी नहीं। तुम्हें तरपा तरपा के मारने का जो वादा मैंने आखिरी वक्त किया था, वो आज मैं पूरा करूंगा। तुम्हें तरपा कर, तुम्हें एकदम ऐसे मौत दूंगा मैं, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो लैनान। तुमने मेरे प्यार के ऊपर हाथ देने की कोशिश किया है, मेरे प्यार को चोट पहुंचाने की कोशिश किया है, और उसका हर एक
हर एक बदला मैं चुन चुन के लूँगा। ये कहते कहते वो अब अपनी फोर्स मतलब अपनी तलवार का फोर्स स्पीड दोनों ही बढ़ा दिया था। एंड वो लगातार लैनान के चेस्ट पर, लैनान के पूरी बॉडी पे कट लगाने लगा था। ऑलरेडी उसकी पूरी बॉडी खून से नहा चुका था, लेकिन फिर भी लान वांगजी उसके बॉडी के साथ ही खेल रहा था। उसे एकदम जगह जगह कट लगाकर उसे ये बता रहा था कि लान वांगजी जब क्रूल बनता है तो वो कैसे बन सकता है। और आज वो पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड अपनी आंखों से ही देख रहा था कि लान वांगजी क्रूल कैसे बनता है, और अगर वो बनता है तो किस तरह दिखता है, कितना डरावना दिखता है। वैसा ही हर्ष अब लैन आन का हो रहा था। लान वांगजी की गुस्से का वो सारा आसमान जैसे कि लैन आन के ऊपर ही टपक रहा था। और ये देखकर जो लैन आन था, लैन आन अब बहुत ज़्यादा डर चुका था और साथ ही साथ घायल भी हो चुका था। उसके अंदर वो डर हावी हो रहा था, जो डर उस टाइम को जब उसने विंग को छुआ था अपने वो हाथ से, अपनी गंदी हाथ से, और लान वांगजी ने उसे ऐसे पटका था जैसे कि वो लान वांगजी के लिए कुछ नहीं था, एक चींटी के बराबर। और अब लैन आन को ठीक वैसा ही लग रहा था कि वो लान वांगजी के सामने सिर्फ एक चींटी है, एक चींटी जो उसे ठीक से फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। उसने अपनी तलवार को अभी भी पकड़ा हुआ था, जितनी ताकत वो लगाकर तलवार को पकड़ा हुआ था उतनी ताकत से वो वार नहीं कर पाएगा, ये वो समझ रहा था। और ये समझते ही वो लड़ते हुए ही बहुत मुश्किल से इधर उधर देखता है अपने पिता के लिए। वो अपने पिता से मदद मांगना चाहता था कि वो कैसे भी करके मतलब उसे बचाए। उसे लगा था कि वो लान वांगजी को मार पाएगा, क्योंकि लान वांगजी जो पहले उसने खुद अपने हाथों से मारा था, उसे लगा था कि लान वांगजी कमज़ोर है। लेकिन वो ये भूल गया था कि लान वांगजी ने विंग को छूने पर उसने किस तरह से उसकी ऐसी हालत किया था कि वो पूरे 1 महीने तक चलने की हालत में नहीं था। और वो ये भूल गया था कि लान वांगजी उस दिन जब विंग एंड लैन आन की शादी के वक्त पर किस तरह से उसे ऐसे मारा था कि वो लगभग मौत के करीब आ गया था। वो ये सब कुछ भूल कर ही लड़ रहा था, लड़ने के लिए आ गया था उससे, लान वांगजी से, यानी कि द लाइट बियरिंग लॉर्ड से, जिनसे जीतना लगभग नामुमकिन के बराबर थे। और वो अब लान आन बहुत अच्छे से समझ पा रहा था, लेकिन समझने का अब क्या फ़ायदा, क्योंकि शेर के मुंह में हाथ देने के बाद शेर का जो झपटा था उसे खाना तो पड़ेगा, उसे सहना भी पड़ेगा, लेकिन जो सह नहीं पाएगा उसका मौत उसकी गले पर ही अटकने वाला था। और अब ये सारी चीज़ें लैन आन के साथ हो रहा था, जिस वजह से लैन आन अब कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो अब इतना घायल था कि अब अपना तलवार उसे अपने हाथ से गिराना ही पड़ा, या फिर मजबूरन में गिरना ही पड़ा। वो जो आखिरी वार के साथ, मतलब लान वांगजी की आखिरी वार के साथ उसके हाथ से वो तलवार धड़ाम से नीचे गिर गया था। एंड वो एकदम ज़मीन पर गिरते हुए अपनी सांसों को गिन रहा था, या फिर वो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था। वो जिसकी पूरी बॉडी पे अब सिर्फ और सिर्फ खून टपक रहे थे, वो खून से टपका हुआ बॉडी जो अब ज़मीन पर था और सांसें ले रहा था, वो डरते हुए लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी जो अपने वही खून से, मतलब लैन आन की खून से सना हुआ वो तलवार, यानी कि बीचेन को एकदम लंगड़ाते हुए पूरे लैन आन के सामने लाता है, और वो नीचे झुककर लैन आन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, हार मान गए? हाँ, इतनी जल्दी? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे अपने हाथों से मारोगे, ठीक उस तरह जिस तरह से तुमने मुझे मेरी पास्ट लाइफ में मारा था। मेरे चेस्ट के अंदर तलवार घुसाओगे और मुझे कहोगे कि तुमने मुझे मारा है? हाँ, क्या हुआ, तलवार उठाओ, मारो मुझे, मेरे चेस्ट के अंदर तलवार घुसाओ, क्या हुआ? हाँ, ये कहकर वो लैन आन की तरफ देखने लगा बहुत ही गुस्से में, जहाँ पे लैन आन जो बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो अब इतनी ताकत नहीं रखता था कि वो लान वांगजी से लड़ पाए। वो बहुत मुश्किल से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए, अपनी सारी जो सम्मान था उसे भूलते हुए, अपनी ईगो को भूलते हुए, अपने हाथ को जोड़ते हुए लान वांगजी से कहता है, भाई, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा, वादा करता हूँ, मुझे छोड़ दो भाई। ये कहकर वो लान वांगजी के सामने बेग करने लगा था। लान वांगजी जो ये सब कुछ देख रहा था शांति से, जहाँ पे एक ही पल में लैन आन का बर्ताव, लैन आन की सारी जो हेकड़ी जो वो लान वांगजी के सामने मार रहा था, वो सब कुछ आज लान वांगजी के सामने चाय काम पानी था, जहाँ पे वो अब बेक करते हुए लान वांगजी से बोल रहा था कि वो उसकी ज़िंदगी को बख्श दे। और इसी डर में वो अपने हाथ को जोड़ा हुआ था, जहाँ पे लान वांगजी उसकी तरफ बस देख रहा था, वो भी बहुत ही गुस्से में और नफरती नज़र से। वो करता है नफरत लैन आन से, क्योंकि इस लैन आन की वजह से उसने अपने पास लाइफ में सब कुछ खो दिया था, सब कुछ, वो सारी चीज़ें उसे याद है, अभी भी याद है। और वो गुस्से, वो सारी जो गुस्सा था वो आज उसके अंदर था, जिसे वो लैन आन को मार कर ही मिटा सकता था। वो अपनी तलवार बीचेन को अपने हाथ में लेता है और वो लैन आन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें जीने का हक तब से ही नहीं था जब से तुमने मुझे, मेरे फैमिली को और मेरे राज्य को धोखा दिया था। और सबसे बड़ी गलती किया था तुमने मेरी ओमेगा के ऊपर गंदी नज़र देकर, उसे गंदी तरीके से छू कर तुमने सबसे बड़ी गलती किया था लैन आन, और उसके लिए तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगा। ये कहकर वो अपने बीचेन को आगे करते हुए लैन आन की तरफ देखता है और वो कहता है, तुमने मेरी ओमेगा को छूकर बहुत बड़ी गलती किया है, वो सिर्फ मेरा है,
मेरा विंग, मेरा प्यार, मेरा ओमेगा, जिस पे तुमने गंदी नज़र दिया है, और उस वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लेनान। ये वो बहुत ही गुस्से में कहा था, क्योंकि उसे वो सब कुछ याद आ गया था कि किस तरह से लेनान ने उसके ओमेगा को छुआ था, उसे वो गंदी निगाहों से देखा था, उसे टच किया था। और वो चीज़ याद आते ही लान वांगची का गुस्सा अब 7वें आसमान पे चढ़ चुका था। वो अपने बीचेन को उठाते हुए लेनान की तरफ देखता है, और वो गुस्से में अपनी उस तलवार को एकदम लेनान के वहीं पर, उसी जगह पर जिस जगह पे लेनान ने कभी उसे वार किया था, उसके अंदर घुसाया था, वो ठीक उसी जगह पे लेनान के चेस्ट के आर पार करते हुए कहता है, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। ये कहते हुए उसने अपने तलवार, अपने बीचन को लेनान के चेस्ट के आर पार कर दिया था, और लेनान के मुंह से एक चीख निकल गया था, और साथ ही साथ एक और चीख भी निकल गया था जो लान वांगची के कानों पे आया था। नहीं! यह आवाज़ सुनकर लान वांगची, जो लेनान को ऑलरेडी उसके चेस्ट के आर पार अपना तलवार कर चुका था, वो उसी डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन से ये आवाज़ आया था, और उस डायरेक्शन में जो लैन चिरैन था वो खड़ा हुआ था, जो अभी अपनी बेटी की हालत देखकर शॉक में था। शॉक से ज़्यादा वो गुस्से में था। वो गुस्से में लान वांगची की तरफ देखता है। लान वांगची जो ऑलरेडी अपना काम कर चुका था, वो लैन चिरैन की तरफ देखता है। वो लैन चिरैन की तरफ भी गुस्से में ही देखे जा रहा था। लैन चिरैन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, वो गुस्से में चीखते हुए कहता है, लान वांगची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। ये कहकर वो लान वांगची की तरफ बढ़ने लगा था, वो भी बहुत ही गुस्से में, जहाँ पे लान वांगची जो लेनान के चेस्ट से अपने तलवार को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से लेनान के मुंह से और भी ज़ोर से चीख निकल गया था। वो अब बहुत ही गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था, जैसे कि वो अब सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। ये देखकर लैन चिरैन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में लान वांगची की तरफ देखकर चीख कर कहता है, लान वांगची, तुमने ये ठीक नहीं किया है। मेरे बेटे को मार के तुमने अपनी मौत का बुलावा दिया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा पूरी तरीके से। मैं ठीक वैसे ही तुम्हें मारूंगी जिस तरह से तुमने मेरे बेटे की हालत किया है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगा था। लान वांगची जो वहीं पे खड़ा हुआ था अपनी तलवार के साथ, वो भी तैयार था अपने अंकल की वार को देखने के लिए। वो भूला नहीं था कि इसी अंकल ने ही उसने अपने खुद के भाई को मार दिया था। अपने पास लाइफ में उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसका बड़ा भाई उसका खुद का भाई था, खून का रिश्ता था। उसने ये तक नहीं सोचा, और ऐसे ही अपने भाई को मार दिया था, वो भी बिना मर्जी। और वो उसे भी मारने से कतराएगा नहीं। वो जानता था, वो देखना चाहता था, और कितना क्रूल हो सकता है उसका अंकल। वो वहीं पे खड़ा हुआ था अपने बीचन को पकड़ के, जहाँ पे जो लैन चिरैन था। लैन चिरैन अपने तलवार के साथ आगे बढ़ता है। वो अपने तलवार के साथ आगे बढ़ते ही वो लान वांगची के ऊपर अपने तलवार से हमला करता है, लेकिन लान वांगची जो वहीं पे खड़ा हुआ था, वो अपने बीचन से उसे तुरंत ही डॉज करता है, और वो एक फोर्सफुल अटैक के साथ लैन चिरैन को बहुत दूर फेंक देता है। वो वहीं पे खड़ा हुआ था, उस जगह से 1 इंच तक वो हिला नहीं था, क्योंकि उसके आंखों में जितना गुस्सा था और साथ ही साथ दुख था, नफरत था, वो उसी नफरत, उसी गुस्से में वो इतनी फोर्सफुल अटैक किया था लैन चिरैन के ऊपर। उसके अंदर हर्टनेस भी था कि ये उसका खुद का अंकल था। उसके खुद के अंकल ने ये कैसे कर लिया, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने तो अपने अंकल को अपना माना था, लेकिन उसके अंकल अपना कम पराया ज़्यादा था। जो चीज़ आज वो खुद अपनी आंखों से देख पा रहा था, और वो महसूस करते ही उसके इमोशन, उसकी गुस्से एक ही साथ में फूट चुका था। एंड वो लैन चिरैन के ऊपर फोर्सफुल वार किया था, जिस वजह से लैन चिरैन बहुत दूर जाके गिरा था, और उसके हाथ से तलवार भी नीचे गिर चुका था। वो गिरने के बाद उनके मुंह से ब्लड भी निकल चुका था, जहाँ पे लान वांगची अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। वो खड़े होते हुए शार्पली, बहुत ही गुस्से में, अपनी अल्फा वॉइस में ग्रॉल करते हुए कहता है, क्यों आखिर मैंने और मेरे परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आप हमें मारने पर तुली हैं। ये कहकर वो उसकी तरफ, मतलब लैन चिरैन की तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि वो ये हद तक वो आ चुके थे कि वो अपने भाई को भी मार दिया था। अपने भाई को मारने से भी उनका दिल कतराया नहीं था, और उनका बेटा उसे मारने से भी दिल कतराया नहीं था। वो तो उसकी अपनी थी ना। आखिर क्या गलती किया था वांगची के फादर ने, कि वो दोनों इतने दूर तक आ चुके थे कि वो अपने भाई को, अपने नेफ्यू को मारने से भी 2 बार भी नहीं सोचा था। क्यों? वो जानना चाहता था, उसे जानना है। वो यही सोचते हुए अपने सामने अपने अंकल को देखता है, और वो चीख कर कहता है, क्या किया था मैंने, या फिर क्या मेरे भाई ने किया था कि आपने और आपके बेटे ने मिलकर मेरे फैमिली को, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया था। मुझे भी मारने से आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा। आखिर क्या किया था मैंने, मुझे बताइए। ये कहकर वो तलवार को लेकर, मतलब जो लैन चिरैन था, लैन चिरैन की तरफ जाने लगा था। लैन चिरैन जो लान वांगची की फोर्स की वजह से दूर जाके गिरा था, वो भी खड़ा हो चुका था। वो लान वांगची की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहा था, जहाँ पे लान वांगची उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आपको और आपके बेटे को सब कुछ तो मिला था, ये राज्य आपका ही तो था, आप ही का ही तो था। मेरे फादर के बाद आप मेरे लिए सबसे रेस्पेक्टेड इंसान थे, जिसे मैं रिस्पेक्ट करता था, अपना मानता था। आखिर क्या किया था मैंने, क्या किया था मेरे फादर ने कि आप लोग हमारे ही दुश्मन बन गए। ये कहकर वो अपने अंकल के पास आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे उसका अंकल जो उसे ही देख रहा था। वो अपने तलवार को अपने हाथ में लिया हुआ था। वो अपने तलवार से लान वांगची के ऊपर हमला करता है, और वो हमला करते हुए कहता है, क्या नहीं किया था ये बोलो। ये कहकर वो उसके ऊपर लगातार हमला करने लगा, और लान वांगची जो अपनी
तलवार से उसे डॉज कर रहा था, उसे रोक रहा था। अब उन दोनों में फाइट हो रही थी। यहाँ पे ये सारी बातें वहीं पर साइड में लड़ता हुआ उसका मतलब लान वांगची का जो पिता था वो भी सुन रहा था। एंड लान वांगची के पिता जो ऑलरेडी लैन की हरकतों को देखकर शॉक्ट हो गए थे, वो अब अपने भाई को अपने ही बेटे से लड़ते हुए देखकर वो एकदम शॉक्ट हो गए थे। वो शॉकिंगली अपने भाई को देख रहे थे कि वो किस तरह से उसके बेटे यानी कि वांगची के साथ लड़ रहा था। वो भी बहुत ही हेटफुल आई से वो देख रहा था। और लान वांगची की वो बातें वो सारी चीज़ें ही मतलब लैन चेरेन जो उनके कानों पर आया था और वो ये सब कुछ सुनकर कंफ्यूज था, शॉक था। और वो देख रहा था अपने बेटे और अपने भाई के बीच की लड़ाई को, जहाँ पे जो लैन चेरेन लगातार 3-4 बार लान वांगची के ऊपर हमला करता है और वो बहुत ही फोर्स यूज़ कर रहा था। इतनी फोर्स यूज़ करने की वजह से लान वांगची की एकदम शोल्डर के साइड में थोड़ा सा कट लगा पाया था। लान वांगची जो मतलब लैन चेरेन की बात को सुनकर थोड़ा सा शॉक्ट हो गया था, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था कि उसके अंकल आखिर क्यों कर रहे थे ये सब कुछ। और उनके अंकल के कहने का मतलब था, इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था और उसी चीज़ का फ़ायदा लैन चेरेन ने थोड़ा सा उठा लिया था, जिस वजह से लान वांगची के शोल्डर से थोड़ा सा कट लग गया था, जिससे खून निकल रहा था। एंड वो तुरंत ही ये रियलाइज़ करते ही वांगची अपने होश में आ चुका था और वो होश में आते ही वो लान चेरेन की जो मतलब वार था उसे डॉज कर रहा था या फिर उसे रोक रहा था और वो पलटा वार भी कर रहा था। वो अपने तलवार से और लान चेरेन की तलवार से लड़ रहा था। वो लड़ते हुए कहता है, क्या क्या किया था हमने आखिर ऐसा क्या किया था कि आपने हमें मारने से भी एक बार भी नहीं सोचा। ये कहकर वो लड़ने लगा। लैन चेरेन जो लान वांगची की तरफ देखते हुए कहता है, क्या नहीं किया था, हाँ बचपन से लेकर मेरा ये सो कॉल बड़ा भाई सब कुछ बताया था। क्या मिला था मुझे, हाँ मुझे क्या मिला था? राजगद्दी जो मेरा कभी था ही नहीं। मैंने वो भरोसा छोड़ दिया था, लेकिन अपने पिता का प्यार, अपने माता का प्यार पाने का हक नहीं था मुझे, हाँ नहीं था। मुझे वो भी प्यार नहीं नसीब हुआ। बचपन से लेकर क्राउन प्रिंस कर करके उन लोगों ने सिर पे मेरे बड़े भाई को बिठा के रखा और मुझे सिर्फ बस ऐसे रखा जैसे कि मैं मेरे बड़े भाई का नौकर हूँ। क्या मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं था? हाँ मैं अपने पिता का प्यार नहीं पा सकता था, अपनी माँ का प्यार नहीं पा सकता था? मुझे क्यों नहीं मिला? हाँ मेरा क्या गलती था? मैं अपने प्यार से शादी करना चाहता था। मेरे प्यार को उन लोगों ने ठुकरा दिया, ये बताकर कि तुम एक राज्य के राजकुमार हो तो तुम्हें ठीक से रहना चाहिए, तुम्हें बिहेव करना चाहिए, ऐसे लड़कियों से प्यार मत करो, ऐसे ओमेगास से प्यार मत करो। लेकिन मेरे बड़े भाई ने तो प्यार करके शादी किया था, वो तो मान लिया था, हाँ बट मेरे प्यार को नहीं माना था। उन्होंने माना था, मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दिया किसी ऐसे ओमेगा से जिसे मैं प्यार तो क्या मैं उसे पसंद भी नहीं करता था। हाँ मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी किया, लेकिन अपने बेटी की अरमान को, अपने बेटी की सारी चीज़ों को उन्होंने मान लिया। हाँ क्या किया था मैंने प्यार मांगा, पेरेंट्स से तो प्यार नहीं मिला, लेकिन जब मैं इसे ओमेगा से प्यार करता था वो प्यार भी मुझे नसीब नहीं हुआ। हर जगह पे मुझे ठुकरे मिले, सिर्फ ठोकरे। सब लोग मुझे बातें सुनाते थे, मुझे ये बोलते थे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुम्हें कैसा लगता अगर कोई इंसान तुम्हें ये बताता कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम राज्य के लिए एक कलंक हो? हाँ बताओ मुझे। ये कहते हुए लैन चेरेन की आंखों में जितना गुस्सा था उतने कई ज़्यादा पेन था, दर्द था, जो दर्द उनके आंखों में झलक रहा था। वो कहते हैं, तुम क्या समझोगे? तुम भी तो एक क्राउन प्रिंस हो, तुम्हें राज गद्दी का एक हायर माना गया है, मतलब तुम राज गद्दी के अधिकारी हो, तुम राजा होने वाले राजा। लेकिन मेरा बेटा ठीक वैसा ही लाइफ जीता जो लाइफ मैंने जिया था। मैं कितना ज़्यादा ह्यूमिलेट फील करता था कि सब लोग मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को बेहतर मानते थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई को बेहतर। मैं क्या था सबके लिए? हाँ मैं भी तो इंसान था, मेरे अंदर भी तो फीलिंग्स थी, लेकिन ना ही मेरे फीलिंग्स को मेरे पिता ने समझा था और ना ही मेरे भाई ने। मेरे भाई वो सब कुछ पा चुके थे, राजगद्दी पा चुके थे, अपने प्यार को पा चुके थे, धन दौलत सब कुछ पा चुका था। मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। मैं बस उनके सामने एक ऐसा चींटी बराबर था जो कोई काम का नहीं था। लोगों से वो ताने सुनने पड़ते थे मुझे, जो ताने मैं कभी डिजर्व भी नहीं करता था मैं डिजर्व। ये कहकर वो लगातार लान वांगची के ऊपर हमला करता है। वो गुस्से में था, वो पेन झेलते हुए, जो पेन वो झेला था, वो कहते हुए कहता है, तुम्हें पता है कैसा लगता है जब अपनों से ही बातें सुनो? कैसा लगता है जब अपनों से ही धोखा मिलता है? तो सुनो, मेरे ही पिता ने मेरे साथ ही धोखा किया था। उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो मुझे अपने प्यार से शादी करने देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं रखा था। उन्होंने मुझे धोखा दिया था। उन्हें तब मुझे ये बता के सब कुछ रोक दिया था, क्योंकि मैं शादी करने वाला था अपनी ओमेगा से। मैं भागने वाला था वहाँ से, लेकिन उन्होंने अपने रिस्पेक्ट, अपनी जो सम्मान था उसे बचाने के चक्कर में उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे ये मनवा कर, ये बोलकर रोक लिया था कि वो मेरी शादी उससे करवाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरे प्यार को मार दिया। कैसा लगता है हाँ जब धोखा मिलता है अपनों से, दर्द मिलता है अपनों से? मुझे मिला था और ऊपर से मुझसे मेरे प्यार को छीनने के बाद ये राज्य भी मेरे बड़े भाई को दे दिया। मेरे पास क्या रखा? ना प्यार, ना पेरेंट्स से प्यार, और ना ही
अपने भाई से प्यार, ये कहकर वो लड़ते हुए ही अपने बड़े भाई की तरफ देखता है। ये सारी चीज़ें उसके बड़े भाई सुन रहे थे, यानी कि लैन चिंगेंजुन सुन रहे थे। वो ये सब कुछ सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो देख रहे थे अपने अपने छोटे भाई को, जहाँ पे वो मतलब लैन चिरैन लड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है मेरा ये भाई जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इसकी वजह से मैंने सब कुछ खोया। मैंने अपने प्यार को खोया, अपने पेरेंट्स की प्यार को खोया, और मैं ये राज्य को खोया। ये कहकर वो लैन चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहता है, ये ऐसा एक मनहूस भाई था मेरा, जिसने जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं रखा। तो तुम्हें क्या लगता है, जिस भाई ने मुझसे सब कुछ छीना है, उस भाई को मैं अपना भाई मानूंगा? नहीं नहीं, मैं इसे अपना भाई कभी नहीं मानता हूँ, कभी नहीं। वो मेरे लिए कभी भाई था ही नहीं। अगर वो भाई होता मेरा, तो एक बार मेरी तरफ देखता कि मैं क्या झेल रहा हूँ। मेरा प्यार, वो मेरे प्यार के बारे में भी नहीं सोचा था। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने प्यार के बारे में सोचा, अपने राज्य, जो ये पूरा साम्राज्य उसे मिला है, उसके बारे में सोचा। कभी मेरे बारे में सोचा उसने? हाँ। ये कहकर वो गुस्से में लान वांगजी के ऊपर इस बार पूरी तेजी के साथ हमला करता है। ये सारी चीज़ें वांगजी सुनकर शॉक्ड हो जा रहा था, क्योंकि ये चीज़ उसे नहीं पता था, और वो शॉकिंग एक्सप्रेशन की वजह से उसका तलवार पे अपना जो ग्रिप था वो ढीला पड़ रहा था, और वो सुन रहा था, जहाँ पे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर लैन चिरैन जो लान वांगजी के ऊपर पूरी फोर्स से बार कर रहा था, और जिस वजह से लान वांगजी पीछे जा रहा था, और वो पीछे जाते हुए सुन रहा था, जहाँ पे लान वांगजी की तरफ देखकर लैन चिरैन कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कैसे जिंदा रहने दूँ? हाँ, तुमने ठीक वैसे ही तकलीफ मेरे बेटे को दिया। मेरे पास मेरे अपने बोलने से बस मेरा ये बेटा ही है। मेरा भाई कभी भी मेरा अपना नहीं था। मेरा बेटा ही मेरा अपना है, अपना खून है। वो मेरे लिए सब कुछ है, जो मेरे लिए सब कुछ करता है, मुझे प्यार करता है एक पिता की तरह, एक अपनों की तरह प्यार करता है। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था, मेरे अपनों को, मेरे बेटे को छीनने की कोशिश किया था मुझसे। मुझे याद नहीं है कि तुमने किस तरह से मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था, मेरे बेटे को मारा था। वो सारी चीज़ें मैं कैसे भूल सकता हूँ? और उस वजह से तुम्हें मार तो खानी थी ना, तुम्हें मरना था। और मेरे भाई, जिसे मैं अपना भाई नहीं मानता हूँ, उसे भी तो मरना है। वो तरफ, उसे मारने का तरफ मुझे इतने बरसों से था, उसे मैं मारता नहीं। हाँ, उस टाइम को मैंने खुद उसे मारा था। मुझे तब सुकून मिला था जब मैंने अपने हाथों से उसे मारा था। ये कहकर वो लैन चिंगेजुन की तरफ देखता है। लैन चिंगेजुन ये सारी चीज़ें सुनकर शॉक होकर वहीं पे खड़े थे। वो 1 इंच तक हिल नहीं रहे थे। ऊपर से उनके जो सैनिक थे वो लैन चिंगेजुन को घेर कर रखे थे, ताकि उनके ऊपर कोई हमला करने के लिए ना आए। जहाँ पे जो वांगजी जो अपने अंकल की तरफ देख रहा था, जिसके आंखों में गुस्सा था, नफरत था, हेट था, इमोशंस थे, जो उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका था। जहाँ पे जो लान वांगजी देखता है कि लैन चिरैन की इमोशन हावी होने के साथ साथ उनके अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकल रहा था। ये देखकर लान वांगजी, जिसकी आंखें थोड़ी देर में ही शॉकिंग में बदल गया था, और वो देख रहा था लैन चिरैन जो हर इमोशन के साथ गुस्सा हुए जा रहे थे, वो धीरे धीरे करके उनका रूप बदलने लगा था। उनकी आंखें जो पूरी तरीके से ब्लैक होने लगी थी, पूरी तरीके से ब्लैक। और उनकी आंखें ब्लैक होने के साथ ही लान वांगजी को समझ आ गया था कि ये क्या है। वो अपने मुंह से सिर्फ यही लेता है, यन सोल। ये कहकर वो अपने सामने अपने अंकल को देखता है, जो अब पूरी तरीके से यन सोल में बदल गया था, यानी कि लैन चिरैन के अंदर यन सोल था, यन आयरन। पर कैसे? लान वांगजी के दिमाग में ये चल रहा था। वो शॉकिंगली अपने अंकल को देख रहा था, जहाँ पे उसके अंकल गुस्से में कहता है, और इस बार मैं खुद सबको मारूंगा, सबको। उसकी आवाज़ भी चेंज हो चुका था, एकदम ठीक यन सोल की, यन आयरन की आवाज़, ये पूरी तरीके से वैसी आवाज़ बन चुकी थी। और वो गुस्से में सबकी तरफ देख रहा था। वो डेविली स्माइल करते हुए कहता है, और आज मैं सबको मारूंगा। ये कहकर वो लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मेरे बेटे को मारा है, इस बार मैं तुम्हें मारूंगा तरपा के। ये कहकर वो अपने तलवार को अपने हाथ से एकदम टाइटली पकड़ता है, और उसके अंदर अपनी डार्क एनर्जी देते हुए कहता है, मौत के लिए तैयार हो जाओ लान वांगजी। ये कहकर वो तुरंत ही एक ही स्पीड में, इतना स्पीडली वो गया था कि लैन चिंगेजुन और बाकी सारे लोग देख ही नहीं पाए कि लैन चिरैन कब वांगजी की तरफ बढ़ चुका था। और वांगजी जो सतर्क हो चुका था, वो लैन चिरैन को देखकर ही अपने पोजीशन को वो चेंज कर लिया था। वो वहाँ से उड़कर दूर चला गया था, जहाँ पे लैन चिरैन जो लान वांगजी के ऊपर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर वार किया था, वो अपने वार को डॉज होते देखते हुए लान वांगजी की तरफ स्मिकली देखता है, और वो कहता है, इतनी जल्दी नहीं। ये कहकर वो दोबारा एकदम उस वार को वहीं पे एकदम मोड़ कर डायरेक्ट लान वांगजी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा था। वो बहुत स्पीडली लान वांगजी के ऊपर हमला करने लगा था, और वांगजी जो उसे डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो ये सोचने में लग गया था कि यहाँ पे लैन चिरैन के अंदर ये सोल कैसे आ सकता है, ये आयरन कैसे आ सकता है, वो ये समझ नहीं पा रहा था। और वो अपने अंकल की वो वार को सहने की कोशिश कर रहा था। वो देख पा रहा था कि लैन चिरैन की स्पीड जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था येन सोल की वजह से। ऑलरेडी उसका अंकल बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा स्पीड अप थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और साथ ही साथ वो येन सोल की वजह से अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। लेकिन उसके मन में ये सवाल था कि लैन चिरैन के अंदर येन सोल कैसे आ सकता है। उसका दिमाग में विंग की एक बात आई थी कि विंग ने कहा था कि अगर यंग सोल चाहे तो वो किसी और बॉडी को चूज़ कर सकता है, लेकिन उस बॉडी में डार्क एनर्जी सहने की ताकत रहनी होगी। अगर उस बॉडी के अंदर यंग सोल की ताकत डार्क एनर्जी को सहने की शक्ति नहीं होगा, तो वो
बॉडी वो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो बॉडी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अपनी ही इमोशंस हावी होने के चक्कर में उनकी बॉडी एकदम ख़त्म हो जाएगा। और ये आवाज़ ये बात याद आते ही लान वांगची अपने सामने अपने अंकल को देखते हुए कहता है, इसका मतलब वो अपने मन में कहता है कि इसका मतलब उसके अंकल ने ये डार्क एनर्जी सह लिया, इस येन आयरन को सह लिया, कि उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो येन सोल को सह सके, उसकी ताकत को सह सके। पर कैसे? वो ये सोच रहा था कि तभी लान वांगची के ऊपर लगातार लैन चेरन हमला करता है। और इस बार लान वांगची येन सोल से, येन आयरन की ताकत से वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने की। और वो सोच रहा था, विंग कहाँ है? विंग ठीक तो है ना? क्या विंग को कुछ हुआ है? वो ये सोच रहा था, क्योंकि येन आयरन जो अभी फुल मून नाइट था, इसका मतलब येन आयरन तो विंग के पास जाना चाहिए था, ये विंग को अपनी बॉडी क्लेम करने के लिए। तो फिर वो लैन चिरन की बॉडी में क्या कर रहा है? वो ये सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। वो अभी भी लड़ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। एंड उसकी मतलब बॉडी में लैन चिरन की तलवार की वो घाव लग रहे थे, यानी कि उसके ऊपर कट लग रहे थे लैन चिरन की एक वार का। वो उसे सह रहा था और वो लगातार अपने पावर भी इस्तेमाल किए जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। उसने वादा किया था विंग से कि वो अपने आप को कुछ नहीं होने देगा और ना ही अपने फैमिली को। और वो ये भी सोच रहा था कि विंग कहाँ है। वो लड़ते हुए लान वांगची लैन चिरन की तरफ देखता है। लैन चिरन चाहे पूरी तरीके से एक हैवान बन चुके थे या फिर पूरी तरीके से डार्क एनर्जी और येन सोल के काबू में आ चुके थे। उसके इमोशन हावी होने की वजह से लैन चिरन को येन आयरन ने पूरी तरीके से काबू कर लिया था। और इस वजह से लैन चिरन को अब कोई भी होश नहीं था, या फिर कह लो कि उसकी गुस्सा, उसकी इमोशन, उसकी हेट, उसकी नफरत, वो सारी चीज़ें अब उसके ऊपर हावी हो चुका था। एंड अब वो इंसान नहीं रहा, वो हैवान बन चुका था। लान वांगची ये समझते ही वो अपने अंकल के साथ लड़ते लड़ते उसे लेकर वहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो घटना दोबारा हो, कि यहाँ पे उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसकी पिता है, उसकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे लोग हैं, तो वो उन सबको कुछ होने नहीं दे सकता था। इसीलिए वो धीरे धीरे लैन चिरन को लड़ते लड़ते एकदम वहाँ से उस बैटल ग्राउंड से ही दूर लेके जाने लगा। ये सब कुछ सब लोग देख रहे थे कि किस तरह से लान वांगची लड़ते लड़ते वहाँ से बाहर निकल रहा है, जहाँ पे लैन चिरन इतनी होश में नहीं थे कि वो ये समझे कि लान वांगची क्या कर रहा है। लान वांगची जो उससे लड़ते लड़ते एकदम उस जगह से एकदम बहुत दूर आ चुका था। एंड वहाँ पे आने के बाद वो एक जगह पे आके खड़ा हो गया था। वो एक पहाड़ की जगह था जहाँ पे वो खड़ा था। एंड लान वांगची के पीछे पीछे लैन चिरन भी आ चुका था। वो आते ही लैन चिरन लान वांगची की तरफ देखते हुए कहता, क्या हुआ? हाँ, भाग रहे हो? डर रहे हो मुझसे? डरो, मैं यही चाहता हूँ, डरो मुझसे। लान वांगची, तुमने मेरे बेटे को मार के सबसे बड़ी गलती किया है। ये कहकर वो अब अपने तलवार से लान वांगची के ऊपर हमला करता है। लान वांगची जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ किया था लैन चिरन को मतलब वहाँ से दूर लाने में, और ऊपर से उसके अंदर एनर्जी बहुत कम था पहले से ही। लेकिन वो अपनी एनर्जी को गेन करने की कोशिश किया था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ हो गया था उसका। तो इसीलिए अब लैन चिरन की वार को वो उतनी अच्छे तरीके से डॉच नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कट लग रही थी और उसकी बॉडी से खून निकल रहे थे। उसके वो सफ़ेद रोप जिसमें अब बहुत ज़्यादा ही मार्क, बहुत ज़्यादा ही खून के धब्बे पड़ गए थे, जहाँ पे वो अपने सामने अपने अंकल को देखता है। वो अपने तलवार को टाइटली पकड़ लिया था और वो अपने मन ही मन कहता है, विंग, मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। मुझे लगता है शायद इस बार भी वो ये सोच ही रहा था कि तभी जो लैन चिरन था, लैन चिरन अपनी पूरी फोर्स के साथ अपनी तलवार को लेकर लान वांगजी की तरफ पूरी फोर्स के साथ वार करता है, जिस वजह से वांगजी जो खुद को संभाल नहीं पाया था, वो उस वार को रोकने की कोशिश किया था अपने तलवार से, लेकिन उसकी तलवार उसके हाथ से ऑलरेडी गिर गया था। और लैन चिरन जो उस तलवार से लान वांगजी के एकदम स्टमक से एकदम कट लगाते हुए उसे बहुत दूर फेंक दिया था। लान वांगजी जो उड़कर एकदम उस पहाड़ की एक पेड़ के साथ टकरा कर धड़ाम से नीचे गिरता है, क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया था, जिस वजह से वो एकदम उस पेड़ से टकरा गया था एंड उसके मुंह से खून भी निकल गया था। वो अब ज़मीन पे गिर गया था। वो अपने स्टमक पे हाथ रखता है जिस पे कट लगा था। तलवार उसके स्टमक के आर पार नहीं हुआ था, बस उसके स्टमक से कट लगाकर एकदम बहुत गहरा घाव कर दिया था। वो अपने स्टमक को पकड़ के अपने हाथ को अपनी तरफ करता है, अपने चेहरे की तरफ, जिससे वो देखता है उसके हाथ में खून था, उसका खून। वो ये समझते ही वो अपने सामने लैन चिरन को देखता है और वो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मैं नहीं मानूंगा। मैंने विंग से वादा किया था कि मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही अपने फैमिली को। ये सोच कर ही वो तुरंत ही दोबारा उठ जाता है और वो उठते ही अपने बीचन को समन करता है। उसका बीचन उसके हाथ में आ गया था। वो अपने हाथ से अपने स्टमक को पकड़ता है और वो लैन चिरन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। ये कहकर वो कहता है, येन सोल, तुम्हें ख़त्म होना ही होगा और मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा। ये कहकर वो अपनी तलवार से लैन चिरन के ऊपर हमला करने लगा था। वो अपनी पूरी फोर्स यूज़ कर रहा था, अपनी पूरी ताकत, ताकि वो लैन चिरन को हरा पाए। उसे भी पता है कि येन आयरन से वो ऐसे नहीं जीत सकता है, और उसे पता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद येन सोल से ही उसकी मौत होगी। ये सोचते ही वो विंग के बारे में याद करता है, और विंग के बारे में याद करते ही वो एक गहरी सी बीत लेता है। उसने अपनी तलवार को पकड़ के रखा था, उसे नहीं पता कि अब वो क्या करेगा, बस उसे अब वार करना है, उसे यही पता है। यही सोचकर वो दोबारा जो लैन चिरन के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी एक वॉइस उसे कहता है, रुक जाओ वांगची। ये सुनकर वांगची रुक गया, और साथ ही साथ लैन चिरन भी। लैन चिरन की नज़र और वांगची की नज़र अपने दाई ओर जाता है और वो दोनों ही
उस तरफ देखने लगे थे जहाँ पे सामने लैन ई खड़ा था। लैन ई जो उन दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया था, वो बीच में खड़ा होते हुए वांगची की तरफ देखता है और वो कहता है रुको, उस पर हमला मत करो, तुम ऐसे उससे नहीं जीत पाओगे। ये सुनकर जो वांगची था, वांगची कहता है महारानी लैनी आप यहाँ, विंग क्या विंग भी यहाँ पे आया है? जहाँ पे जो लैनी था, लैनी कहता है नहीं, वो अभी तक नहीं आया है, वो आ जाएगा, बस इंतज़ार करो। ये कहकर वो कहता है तुम अपना गूचिन बाहर निकालो। ये कहकर वो लैन चिरन की तरफ देखता है। लैन चिरन जो लैन ई को देखकर ही कहता है अरे लैन ई, तुम सामने आई हो, फाइनली मैंने तुम्हें देखा। हाँ, तुम्हारा वो पत्नी कहाँ है? हाँ, वो क्या नाम है, बाउसन सेंडन। हाँ, बाउसन सेंडन कहाँ है? वो कहाँ है? तुम दोनों को मारने का खौफ तो मेरे पहले से था। ये कहकर वो हंसने लगा। एंड ये सुनकर लैन ई घूर कर लैन चिरन की तरफ देखता है और वो कहता है वो ख्वाहिश तुम्हारे लिए ख्वाहिश ही बन के रह जाएगा ये नायरन। ये कहकर वो वांगची से कहता है वही धुन बजाओ जो धुन तुमने पहले बजाया था, याद करो मैंने क्या धुन तुम्हें बताया था। ये सुनकर वांगची जो लैन ई की तरफ देखता है और इसे याद आता है उस टाइम को जब विंग के अंदर से येन सोल को बाहर लाने के लिए जो उसके मन में आवाज़ आया था आई कह के, और उसे वो धुन जो उसे मिला था वो याद करते ही वो तुरंत ही अपने गूचिन को बाहर निकालकर उस धुन को बजाने लगा था। और उस धुन को बजाते ही जो येन सोल था, येन सोल जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, और वो मतलब लैन ई और वांगची की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। आज फुल मून नाइट है, फुल मून नाइट, इस वक्त मेरी पावर असीम है, मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा। येन आयरन हार नहीं मानेगा। लैन ई और लॉन वांगची तुम दोनों को मरना पड़ेगा, मरोगे मेरे हाथों। ये कहकर वो अपनी तलवार को पकड़ लिया था और साथ ही साथ अपने दूसरे हाथ में डार्क एनर्जी को इकट्ठा कर लिया था। वो दोनों तरफ से ही हमला करना चाहता था और इसीलिए ही वो उस डार्क गोले को अपने सामने लैन ई की तरफ भेजता है और जो मतलब तलवार था वो डायरेक्ट ही अपने डार्क एनर्जी से लान वांगची की तरफ भेजता है। लान वांगची जो वही धुन बजाने लगा था वो वहाँ से हिला नहीं था जहाँ पे जो लैन ई था, लैन ई उस डार्क एनर्जी से, जो डार्क एनर्जी उसकी तरफ मतलब येन आयरन ने भेजा था, वो उससे बचने की कोशिश करते हुए अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर दिया था और साथ ही साथ वो वांगजी के चारों तरफ भी एक बैरियर क्रिएट कर दिया था। जहाँ पे ये देखा लान वांगजी जो येन आयरन था वो गुस्से में कहता है लैन ई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों ही मेरे रास्ते का कांटा हो, तुम दोनों को ही मैं आज जड़ से ही उखाड़ दूंगा। ये कहकर वो पहले लैन ई की तरफ बढ़ने लगी थी। लैन ई जो अपने सामने येन आयरन को देखकर वो वहीं पे खड़े होते हुए कहता है मुझे पता था कि ये तुम ही हो जो इस बॉडी को अभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो येन आयरन। ये कहकर वो मतलब लैन चिरन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे शुरुआत से लगा था कि लैन चिरन का गुस्सा, लैन चिरन का जो हेट था वो तुम्हारे काम आएगा और तुम इस बॉडी को इस्तेमाल कर पाओगे। ये कहकर वो लैन चिरन की तरफ देखते हुए कहता है चिरन मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम अपने गुस्से को भूल जाओ, अपनी नफरत को भूल जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं सुना था। और देखो आज येन सोल ने तुम्हारे अंदर तुम्हें काबू कर लिया है, तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नफरत को ही इस्तेमाल करके आज तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया है। ये कहकर वो लैन चिरन की तरफ देखने लगा था। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। ये वहाँ का फ्लैशबैक था यानी कि विंग एंड वांगची की पास लाइफ की, जहाँ पे जो मतलब लैन आन था, लैन आन वांगची को और विंग को मारने के लिए चला गया था और तब जो मतलब लैन चिरन था, लैन चिरन उसी छत पे खड़ा हुआ था, मतलब उस पैलेस के छत पे खड़ा हुआ था। तभी वो भी अपने बेटे के सामने अपने बेटे के साथ जाने ही वाला था कि तभी पीछे से उसे किसी ने बुलाया था लैन चिरन कहकर। एंड वो सुनने के बाद लैन चिरन पीछे मुड़ा था एंड पीछे मुड़ने के बाद वो कहता है आप। एंड ये सुनकर सामने जो पर्सन था वो कहता है चिरन। एंड ये सुनकर ही जो मतलब लैन चिरन था, लैन चिरन अपने सामने उस पर्सन को देखते ही कहता है महारानी लैन ई आप यहाँ। ये कहकर वो महारानी इसके सामने आकर वो करता है क्योंकि ऑफकोर्स वो महारानी है, उसके सामने उसे झुकना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए वो झुक जाता है और वो कहता है आप यहाँ पे। जहाँ पे जो लान वांगजी लैन ई वो अपने सामने लैन चिरन को देखते हुए कहता है चिरन मेरी बात को सुनो, अपने अंदर की जो नफरत था उसे भूल जाओ। तुम अपने नफरत से कुछ भी नहीं जीत पाओगे और ना ही प्यार को जीत पाओगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है मैं मानता हूँ वो गलत हुआ है, बट उसकी वजह से तुम वांगजी को, विंग को और अपने भाई को सज़ा नहीं दे सकते हो। वो तुम्हारा भाई है, उसका कोई गलती नहीं है इसमें, उसे पता नहीं था सच के बारे में। मेरी बात को मानो, तुम्हारे अंदर की जो नफरत है उसे रोक दो, उसे मत याद रखो प्लीज़, मेरी बात को सुनो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। येन सोल, येन आयरन तुम्हारे इसी गुस्से का, इसी नफरत का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएगा, मेरी बात मानो। ये कहकर वो मनवाने की कोशिश कर रही थी, मतलब लैन ई मतलब जो लैन चिरन था उसे मनवाने की कोशिश कर रही थी अपनी बातों से, क्योंकि उन्हें लग गया था कि लैन चिरन की वो नफरत, लैन चिरन की वो गुस्सा येन आयरन की बहुत काम आने वाला था, बहुत ज़्यादा काम आने वाला था। और वही चीज़ वो रियलाइज़ पहले से ही कर लिया था, इसीलिए वो समझाने की कोशिश किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा तुम नफरत से सिर्फ बर्बादी ही लाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हें प्यार मिलेगा, ना ही तुम्हें अपनों को मिलेगा और ना ही तुम्हें खुशी मिलेगा। ये सब कुछ दबा करके तुम्हें सिर्फ अकेलापन मिलेगा। ये कहकर वो उसे समझाती है और वो कहती है तुम अपना नफरत भूल जाओ,
मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें ना ही वांगची की कोई गलती है और ना ही तुम्हारे भाई की। उसे कुछ नहीं पता था। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। ये सुनकर जो लैन चरण कहता है, कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा वो नफरत है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ, और वो सारी चीज़ें लान वांगची को भी सहना होगा। जैसे मैंने अपने भाई को मारा है, लान वांगची को भी मरना पड़ेगा। ये कहकर वो गुस्से में ग्रॉल कर उठा था, जहाँ पे जो जो लैन ई था, लैन ई उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी तुम्हारा बेटा मर चुका है, उसकी मौत हो चुका है। ये सुनकर जो लैन चिरन अपने सामने महारानी लैन ई को देखता है। वो कहता है, क्या मेरा बेटा मर चुका है? जहाँ पे लैन ई कहता है, हाँ, उसके किस्मत में मौत ही लिखा हुआ था और वो अब मर चुका है। तुम्हारी सारे अरमानों पर पानी फिक चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो लैन चिरन। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा सिर्फ बर्बादी ही करेगा, कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकता है। मेरी बात को मानो, गुस्से को भूल जाओ। ये सुनकर जो लैन चिरन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो अपने बेटे की मौत की बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। बहुत ज़्यादा एक अपना बोलने के अलावा, अपना कहने के सिर्फ एक ही उसका बेटा था, और वो बेटा उसे छोड़ के चला गया। ये गम उसे इतना ज़्यादा तोड़ चुका था कि वो वहीं पर एकदम नीचे गिर चुका था। वो वहीं पे गिरते हुए कहता, नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। ऐसे कहकर वो रोने लगा था। जहाँ पे जो लैन ई उसे देखने लगी थी, वो कुछ नहीं कहती है, वो उसे वहीं पे छोड़कर वहाँ से निकल चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे अब लैन चिरन क्या करने वाला था। लैन चिरन जो ये गम सह नहीं पाए थे कि उनका बेटा उनसे छिन चुका है, उनका एक लौता बेटा, और वो अपने तलवार को लेकर अपने आप को ही स्टैप कर लिया था। एंड ये चीज़ जो लैन ई था, लैन ई को पता था। वो वहाँ से निकल कर ही एकदम वांग चैन विंग के पास आ गए थे उनका काम करने के लिए। फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है और वो अब लैन चिरन की तरफ देखते हुए कहता है, और मैंने तब तुम्हें समझाया था कि तुम नफरत मत करो, बट अब देखो तुम अब कैसी हाल में हो कि अब तुम पूरी तरीके से एक हैवान बन चुके हो। ना ही अब तुम्हारे अंदर कोई इमोशन काम करेंगे और ना ही तुम अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे। तुम्हारी इमोशन तुम्हारी अंदर की वो डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से जागृत कर चुका है। मेरी बात को पहले मान लेते तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। अब तुम ज़्यादा देर तक अपनी इस बॉडी को नहीं चला सकते हो। ये बॉडी अब ख़त्म होने वाला है। ये पावर पूरी तरीके से तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यान आयरन, इस बॉडी को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये कहकर वो कहता है, तुम्हारा ये बॉडी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ये कहकर वो वांगची की तरफ देखता है। वांगची जो ये सारी चीज़ें सुना था, लेकिन अभी वो फुल कॉन्सेंट्रेट उस म्यूजिक को बजाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे इस यान आयरन को ख़त्म करना है। कैसे भी करके वो उस म्यूजिक को बजाने लगा था, जहाँ पे लैन चिरन ये सारी चीज़ें सुनता है। उसके बाद वो गुस्से में कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा लैन ई। तुम लोग मेरे रास्ते में बार रुकावटें ला रहे हो, बार मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। आज तुम दोनों का मौत मेरे हाथों ही होगा। ये कहकर वो अपने हाथों में गोला तैयार करने लगी थी, वो भी डार्क एनर्जी की। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक गोला तैयार करते हैं, वो भी डार्क एनर्जी का, और वो फुल फोर्स के साथ उस वार को ई और लान वांगची के ऊपर करते हैं। लान वांगची जो अभी भी अपने म्यूज़िक को प्ले कर रहा था, वो अभी भी बजाया जा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि ये म्यूज़िक अब काम नहीं कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, और ऊपर से वो गोला बहुत ही तेज़ी से लैन ई और लान वांगची की तरफ ही बढ़ रहा था, जहाँ पे जो लैन ई अपनी पूरी ताकत से एक आसपास एक बैरियर क्रिएट करता है वांगची और उसके। लेकिन शायद लैन ई को भी पता था कि इस बार से ये जो बैरियर था वो तुरंत ही टूट जाएगा और उनके ऊपर ये हमला होगा। यही सोचकर वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक आवाज़ आता है, कभी नहीं। ये कहकर बीच में उस बड़े से गोले के बीच में एक पर्सन जो पूरी तरीके से एकदम ब्लैक रूप में था, वो आता है, और वो खड़ा होते हुए एक शार्प तलवार से उस वार को पूरी तरीके से ख़त्म करते हुए कहता है, कभी नहीं, मैं कभी भी तुम्हें मेरे परिवार को छूने तक नहीं दूंगा। ये आवाज़ सुनकर वांगची जो अपने गुचिन को चला रहा था, उसके हाथ वहीं पर रुक गए थे, और वो तुरंत ही अपनी गुचिन से अपनी आंखें उस पर्सन की तरफ करता है जिस पर्सन की वॉइस वो पहचान चुका था। वो कहता है, विंग। हाँ, वो और कोई नहीं, विंग था, जो पूरी तरीके से एक काले कपड़े में था, पूरी तरीके से ब्लैक एंड रेड रूप में था। वांगची जो उसे देख रहा था ब्लैक एंड रेड रूप में, बहुत दिनों बाद उसे वो इस रूप में देखा था, क्योंकि वांगची विंग जब इस जगह पे इस क्लैन में आया था, तब वो एकदम सफ़ेद रूप पहन के आया था, और उसने तब उसकी वो ब्लैक रूप नहीं देखे थे। लेकिन आज विंग पूरी तरीके से अपने ब्लैक रूप में था, और उसकी आंखें जो लाल थी, पूरी तरीके से लाल, वो हीलिंग पैट्रियार्क बन के आया था। हीलिंग पैट्रियार्क, जहाँ पे जो हीलिंग पैट्रियार्क यानी कि विंग कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क के रहे थे उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली और उसकी अपनों को कुछ नहीं हो सकता है। ये कहकर वो उस तलवार को लैन चिरन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अब तुम्हारा अंत सामने आ गया है यान आयरन। ये कहकर वो तुरंत ही यान आयरन के एकदम करीब आ गया था, इतनी स्पीडली कि खुद लैन चिरन भी या फिर यान आयरन ने भी नोटिस नहीं कर पाया या फिर देख नहीं पाया। वो एकदम उसकी आंखों के सामने आ गया था, और उसकी वही डार्क ब्लैक आइज में देखते हुए अपनी रेड आइज से वो कहता है, यान आयरन, तुम्हारी मौत अब बहुत करीब है। ये कहकर वो उस तलवार को लैन चिरन की तरफ बढ़ाते हुए उसके